हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी होने वाली है 26 जुलाई 2020 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एंड वीडियो का पीडीएफ फाइल का लिंक सेम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। एंड आपको अगर रोज़ वीडियोज़ देखते हैं आप हमारी, सो आप सभी को पता होगा, जितने भी नए हमारे चैनल से जो जुड़े हैं उन सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूं कि टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो जल्दी से सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें एंड लाभ उठाएं आप ज़्यादा से ज़्यादा। सो बिल्कुल वीडियो को पसंद आए तो आपको क्या करना है, लाइक तो ज़रूर करना है एंड प्लीज़ लाइक करें बिकॉज आपके लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड शेयर करें सभी के साथ। एंड जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी ऐसे ही रोज़ करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड होती रहेगी। सो चलिए फिर बिना देरी से, अब बातें बहुत हो गई हैं, स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की वीडियो। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा जो है वो शुरू की है। तो ये जो इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सर्विस है ये शुरू की गई है बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्या है सर्विस, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो उसके कस्टमर हैं, कस्टमर के जो वेरिफिकेशन होता है उसके लिए जो डिजिटल केवाईसी कराई जाती है। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो उसके लिए नया फॉर्मेट और ओटीपी का उपयोग किया जाएगा जिसके थ्रू आप बैंक की वेबसाइट से मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप, पीसी के माध्यम से ये जो आप वेरिफिकेशन है इसे ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब क्या होना कि आपको जो मोबाइल है आप उसी से ही अपने ओटीपी के ज़रिए सेविंग अकाउंट को खोल सकते हो। इसका मतलब ये है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, मतलब भाई एकदम से क्लिक किया एक बार में और हमारा जो अकाउंट है वो खुल गया। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो ओटीपी है आप उससे अपने अकाउंट को खोल सकते हो। इसके अलावा जितने भी कस्टमर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, वो बैंक ऑफ बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन का उपयोग भी कर सकेंगे और उसके ज़रिए वो अपने मोबाइल नंबर पर जो एम पिन आता है उसके साथ जितनी भी लेन देन की प्रोसेसिंग है, जितना ट्रांसफ़र किया जाता है वो भी कर सकते हैं। सो ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, ये किया गया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में भी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 में और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर है ये वडोदरा में है जो कि गुजरात में जगह है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो वर्तमान में सीईओ हैं उनका नाम है संजीव चड्ढा। ठीक है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान में सीईओ हैं। इसके अलावा जो बैंकिंग वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उसमें टैगलाइन भी पूछ लेते हैं। सो बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन मैं बता देती हूँ, इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक, ये जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है। बाकी आपका होमवर्क वाला क्या है कि आपको एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, एसबीआई बैंक की टैगलाइन मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। अगर आपको पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि इसकी टैगलाइन क्या है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई होप सो क्लियर हो गया होगा। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अस्पताल डेली नगद लाभ को लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। सो आईसीआईसीआई ने फ़ोन पे के साथ साझेदारी की है हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट को लॉन्च करने के लिए। सो ये है क्या, तो ये एक पॉलिसी थेट विल है जो फ़ोनपे के जितने भी उपयोगकर्ताएं हैं, जितने कस्टमर हैं फ़ोनपे के, सो उनको एक चोट या अगर मान लीजिए उनको कोई बीमारी हो जाती है तो उसके कारण अस्पताल में भर्ती होने की जो पूरी प्रोसेसिंग है, जो वहाँ पे राशि वगैरह देनी होती है, ये पूरी उसकी क्या करता है, मतलब पूरी उसमें हेल्प करेगा। पूरा आपका जितना कैश से रिलेटेड हो गया, हॉस्पिटल का खर्चा हो गया, हॉस्पिटल में जो आप एडमिट हो गए उसकी प्रोसेसिंग होगी, तो ये वहाँ पे हेल्प करेगा। सो इसके लिए ही आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने फ़ोनपे के साथ जो है वो पार्टनरशिप की है। फ़ोनपे की ये बात करें तो फ़ोनपे जो लॉन्च हुआ था, यानी फ़ोनपे स्टार्ट कब से हुआ था, दिसंबर 2015 से। फ़ोनपे का जो हेडक्वार्टर है ये है बेंगलुरु में और फ़ोनपे के जो वर्तमान में सीईओ हैं उनका नाम है समीर निगम।
सेकेंड क्वेश्चन सभी को ऑल क्लियर। चले अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन देखिए, अगर आपको क्लियर अप होते जा रहे हैं सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थर्ड क्वेश्चन में है, किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है? तो भाई मुख्यमंत्री अगर आपको पता है कि भूपेश बघेल कौन से राज्य के हैं तो ये आंसर आपको पता चल गया होगा, लेकिन ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई किस राज्य के द्वारा गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है, तो वहाँ पे आपको सीएम का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे तो आपको लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है आपको डायरेक्टली कि इसका आंसर कौन सा है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के द्वारा जितने भी देखिए पशुपालक हैं, मतलब जो पशुओं की देखभाल करते हैं, जो उन्हें पालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पशुओं को पालें, उस चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए ये जो गोधन न्याय योजना है इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना का पर्पस यही है कि जो पशुपालक हैं उनको मतलब हेल्प करना, मतलब उनको वित्तीय सहायता वगैरह थोड़ा देना, और उसके अलावा जो पशु वगैरह देखिए खुले में चराई करते रहते हैं कहीं भी, सो उसकी समस्या का भी समाधान करना, और इस चीज़ के लिए ही ये जो योजना है इसकी शुरुआत की गई है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत ये जो गाय का गोबर होता है उसे 2 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का जो मूल्य है वो 2 रुपये है, उस हिसाब से जो है वो गाय का गोबर भी जो है वो छत्तीसगढ़ की सरकार जो भी गाय वगैरह पालते हैं उनसे खरीदेगी। तो अब लोगों का गाय का जो गोबर है वो भी सरकार अगर खरीदेगी तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को पालना चाहेंगे, क्योंकि वो यहाँ से उनके गोबर से भी आय अर्जित कर सकते हैं अपनी। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को पाल लेंगे लोग, तो जितने पशु आपको ऐसे ही रोड वगैरह पे घूमते फिरते हैं, कई एक्सीडेंट्स वगैरह से मर जाते हैं, तो उनमें कमी आएगी बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए ही ये जो शुरुआत की गई है गोधन न्याय योजना की छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और बिलासपुर, ठीक है, दोनों कैपिटल है छत्तीसगढ़ की, तो ध्यान रखना रायपुर एंड बिलासपुर। इसके अलावा सीएम का नाम तो भूपेश बघेल ऊपर लिखा ही है, एंड गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके, ये हैं छत्तीसगढ़ की गवर्नर। सो ऑल क्लियर, पता चल गया कि योजना में क्या है, एक्चुअली क्या ये योजना सरकार ने क्यों शुरू करी है। सो छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज किसने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है। रिस्ट बैंड मतलब जैसे आप घड़ी वगैरह रिस्ट यानी अपनी कलाई पे बांधते हो ना, तो ऐसे ही एक बैंड है जो कि स्मार्ट रिस्ट बैंड है, जो क्या काम करेगा, कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रैक करने का काम करेगा। तो ये विकसित किया है, यानी इसे लॉन्च किया गया है एम्स नागपुर के द्वारा। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो डिवाइस है ये पूरा मतलब मदद करेगा जो डाटा है उसको कलेक्ट करने में, जिसके द्वारा जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं वो पहचान कर सकेंगे, उनके पास पूरा डाटा होगा कि भाई कौन कोविड-19 पेशेंट अभी इसको कोविड हुआ है या किसका इलाज हो, कि कौन कौन ठीक हो चुका है। तो इसका पूरा डेटा जो है वो जो स्वास्थ्य कर्मी है उनके पास रहेगा, और इसे रिस्ट वॉच को आप मोबाइल ऐप्स के ट्रैक भी कर सकते हो, ताकि आपकी जो पूरी डेली का रूटीन है ये उसे भी मॉडिफाई करेगा। तो इसको लॉन्च करने का काम किया है एम्स नागपुर के द्वारा। सो 4th क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ कमीशन किया गया है? वेयर इज़ द लार्जेस्ट, ये देयर नहीं है, सॉरी, यहाँ पे आएगा वेयर, ठीक है। वेयर इज़ द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ द इंडियन नेवी कमीशनड, तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है एझीमाला, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जो भारतीय नौसेना के कमांडर हैं, यानी जो इस टाइम पे हेड हैं एडमिरल करमवीर सिंह, और इसके अलावा जो वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला हैं, उनके द्वारा इस सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ किया गया है। ये जो पावर प्लांट है इसकी जो क्षमता है, यानी इसकी जो कैपेबिलिटी है वो 3 मेगावाट की है, ठीक है, जिसके साथ जिसे भारत सरकार के नेशनल सोलर मिशन पहल के अनुरूप स्थापित किया गया है। और इसका मेन उद्देश्य है कि भाई हम 2022 तक इसकी जो ऊर्जा है, जितना हम अभी 3 मेगावाट से शुरू किया जा रहा है, इसको हम 3 मेगावाट से बढ़ाकर कितना कर लेंगे, 100
गीगावाट कर लेंगे। ठीक है, अभी मेगावाट है, 3 मेगावाट से इसे शुरू किया गया है संयंत्र को, सोलर पावर प्लांट को, और 2022 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि भाई इसकी जो कैपेबिलिटी है वो 100 गीगावाट तक जो है वो करने की वो कोशिश करते हैं। और इसकी जो पावर प्लांट की जो आयु है लगभग 25 साल की है। सो इसे जो विकसित किया गया है ये एझिमाला में इसे विकसित किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन 5th बी। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा को इस पद पर नियुक्त किया गया है। और आलोक मिश्रा जो है वो किसकी जगह पे देंगे, यानी इनसे पहले कौन थे अगर बात करें तो इनसे पहले जो थे उनका नाम है हर्ष श्रीवास्तव। आलोक मिश्रा जो है वो हर्ष श्रीवास्तव की जगह लेंगे और 1 अगस्त से ये अपना कार्यभार जो है वो संभालने लगेंगे। इसके अलावा जो आलोक मिश्रा हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय विकास माइक्रो फाइनेंस जैसा जो फील्ड है ना उसमें लगभग 28 वर्षों का एक्सपीरियंस भी है। सो इन्हें बना दिया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO किसका? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आलोक मिश्रा। Move on to the question number 7th, that is भारत का पहला ऑर्बिट बेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम किस स्टार्टअप ने विकसित किया है? यहाँ पे बेस नहीं है, ऑर्बिट स्पेस है। ठीक है, जो गलती हो जाती है कभी कभी टाइपिंग में हो जाती है, देखिए गलती, सो मैं वो आपको क्लियर कर लेती हूँ। आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, सही है बिल्कुल। विच स्टार्टअप हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम। तो किस स्टार्टअप ने इसे विकसित किया है? द आंसर इज डिंगटारा। डिंगटारा ने जो है वो इसे विकसित किया है। और इसका ये जो ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग ट्रैकिंग सिस्टम है, ये क्या काम करेगा? ये 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित पूरी जो जानकारी है पूरी अंतरिक्ष एजेंसी को जो है वो मुहैया करवाएगा। और इस सिस्टम को विकसित करने का मेन पर्पस है अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक करना और मैप करने में उसको मदद करना कि भाई अंतरिक्ष में कितना सारा मलबा, का मतलब ये नहीं कि कूड़ा कचरा ही है वहाँ पे, मतलब मलबे से रिलेटेड वहाँ पे सारी चीज़ें हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, उसको ट्रैक करना, उसको मॉनिटर करना और उसको कहाँ पर भेज देना, उसको अंतरिक्ष की जो हमारी इंडिया की एजेंसी है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, उसको सारी वो जितनी भी यहाँ से जानकारी मिलेगी, जो ट्रैक कर रहे हैं हम चीज़ों को, जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके थ्रू जितनी भी जानकारी मिलेगी वो उनको जो है वो मुहैया करवाई जाएगी। तो किस स्टार्टअप ने विकसित किया है? आंसर ध्यान रखना, डिंगटारा ने जो है वो इसको स्टार्टअप को स्टार्ट किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है? ये आपको NSDCB लिखा आ सकता है शॉर्ट में, तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ देख सकते हैं आप पूरी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो किस पेमेंट बैंक ने समझौता किया है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो है NSDC के साथ समझौता किया है। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में, जितने भी रूरल एरिया में जो यूथ है हमारा, उसको प्रशिक्षित करने में यानी उसको ट्रेन करने में और उसको रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, इस चीज़ में उसकी मदद करने के लिए जो पूरी पार्टनरशिप है ये की गई है। तो वही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उनको ऑनलाइन बैंकिंग, उनको डिजिटलीकरण के बारे में बताना, भाई जो नई नई स्किल उनमें डेवलप करना, ताकि वो नए नए रोज़गार भी जितने भी आजकल चल रहे हैं उन सब में वो क्या कर सकें, भागीदार बन सकें। क्योंकि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती उन लोगों के पास कि वो नई से नई जो आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है उसको सीख सकें। तो इसका मेन पर्पज़ है वहाँ के जो यूथ है उसको डेवलप करना, क्योंकि वो नई जो टेक्नोलॉजी उसको सीखेंगे, नई जगह पे काम करना, उनको भी काम करने का अवसर मिलेगा, तो उनकी भी ग्रोथ होगी, उनका भी डेवलपमेंट होगा। तो उसके लिए एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया गया है। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो एयरटेल पेमेंट बैंक की जो एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2017 में और वर्तमान में एयरटेल पेमेंट बैंक के जो प्रबंध निदेशक है उनका नाम है
अनुव्रत विश्वास जो है वर्तमान में एयरटेल पेमेंट बैंक के प्रबंध निर्देशक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑल क्लियर हो रहा है ना गाइस? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। अमला शंकर का अभी हाल ही में निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो ये एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थी। कोरियोग्राफर जो डांस वगैरह को कोरियोग्राफ करते हैं ना, पूरा किस स्टेप्स आपको कैसे करने हैं पूरा डांस का, उनको बोला जाता है कोरियोग्राफर, जो आपको डांस वगैरह सिखाते हैं। तो ये प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। हिंदी में अगर बात करें तो नृत्यांगना भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, कोरियोग्राफर भी आ सकता है। तो इन्होंने जो अपना काम की शुरुआत की थी, जो मतलब पहले इनकी फिल्म थी वो कल्पना थी, वहाँ से इन्होंने अपने काम की शुरुआत की थी। और इसके अलावा उन्हें 2011 में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा बंग विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो हाल ही में इनका निधन हो गया। तो आप ये याद रख सकते हैं, जितने भी हाई मतलब स्टैंडर्ड्स के लोग होते हैं, हाई पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनका पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को यहाँ से भी आप याद करें। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ DRDO ने कहाँ स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की? द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लेह में। भाई DRDO ने लेह में एक डिफेंस इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कोविड-19 की जो टेस्टिंग है उसकी सुविधा की स्थापना की थी। यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक दिन में लगभग 50 नमूनों का टेस्ट किया जाएगा और जितने भी संक्रमित व्यक्ति हैं, जितने भी कोविड के पेशेंट्स होंगे, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा नज़र रखी जाएगी। तो यहाँ पे लैब जो है वो विकसित करने जा रहा है DRDO, क्योंकि अभी लेह वगैरह में जितना मतलब आप कह लीजिए जितना हिली एरिया है, क्योंकि यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे अभी ठंडे प्रदेश है ये, यहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी यहाँ पे कोविड का जो टेस्ट का जो पूरा सिस्टम होता है वो विकसित नहीं किया गया है। तो इसी को ही विकसित करने के लिए जो परीक्षण केंद्र है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है लेह में DRDO के द्वारा। सो अगर बात करें DRDO की, द फुल फॉर्म ऑफ DRDO इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड दी जो DRDO की स्थापना हुई थी, फाउंडेशन ऑफ DRDO इज़ 1958, द हेडक्वार्टर ऑफ DRDO इन न्यू दिल्ली एंड द CEO यानी चेयरमैन ऑफ DRDO इज़ G. Satish Reddy. So सारी ही information is a very important. So please be remember and be continue current affairs को पढ़ें, बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें। ये ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, जो भी एग्ज़ाम में जीके आती है ना, उस एग्ज़ाम में आपसे करंट अफेयर्स के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लीज़ करंट अफेयर्स को थोड़ा सा सीरियस होकर इसे अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस राज्य में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर राज्य में हाल ही में जो है वो जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी गई है। यानी यहाँ पे अब जो जल आपूर्ति परियोजना से स्टार्ट किया जाएगा। इस परियोजना का पर्पस होगा कि जो इम्फॉल है, यानी जो मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है और जो मणिपुर है, उसके लगभग 1700 गाँव में जो है वो गवर्नमेंट इस परियोजना के तहत सभी को स्वच्छ पेयजल की जो व्यवस्था है उसको करवाएगी। इसके अलावा जो वहाँ की बस्तियाँ हैं उनको मीठे पानी के जो घरेलू नल कनेक्शन है वो भी दिए जाएंगे। ये जो पूरा काम किया जाएगा, ये जो पूरी परियोजना चलेगी, इसके लिए जो लोन दिया जाएगा वो न्यू डेवलपमेंट बैंक देगा। लगभग 3000 करोड़ रुपए का जो है वो लोन मणिपुर राज्य को दिया जाएगा इस योजना के तहत। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, दैट इज किस देश ने रिलायंस जियो को क्लीन टेलीकॉम कंपनी की सूची में जोड़ा है? तो ये जोड़ा है अमेरिका ने। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब ये क्या है, जो क्लीन टेलीकॉम कंपनी की सूची में क्यों जोड़ा गया है रिलायंस जियो को? क्योंकि रिलायंस जियो कोई भी चाइनीज़ जो प्रोडक्ट है उसका उपयोग नहीं करती। जितने भी रिलायंस में प्रोडक्ट्स बनती हैं वो पूरा स्वदेशी होते हैं, मतलब चाइनीज़ वहाँ पे इक्विपमेंट्स का बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता। और इसी को ही देखते हुए कि भाई जो रिलायंस जियो कंपनी वो चाइना के साथ कोई व्यापार नहीं कर रही है, इसी को देखते हुए अमेरिका ने जो है वो रिलायंस जियो को
क्लीन टेलकॉस कंपनी की सूची में शामिल किया है। आप जानते ही अभी हाल ही में गलवान घाटी का जो घटना हुई थी भारत और चाइना के बीच में, काफ़ी सारे भारत के जो जवान हैं वो शहीद हो गए उसमें। इसके चलते भारत में अब चाइनीज़ इक्विपमेंट्स को, चाइनीज़ सामान को काफ़ी ज़्यादा बंद किया जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे रिलेशनशिप चाइना के साथ वैसे भी अच्छे पहले भी नहीं थे, अभी और भी नहीं अच्छे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमला वगैरह चाइना हमारे देश पे कर रहा है, नुकसान कर रहा है। सो हमें भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए। सो अमेरिका भी, अभी आपको पता है कि अमेरिका भी चाइना वालों से बहुत चिढ़ा पड़ा है, क्योंकि जितने भी कोरोना की शुरुआत हुई है सारा का सारा जो आप सभी जानते होंगे कि चाइना से शुरू हुआ है, और अब इतना ज़्यादा जो है सारी दुनिया भर में ये असर कर रहा है, और इसका जो मेन कारण मतलब मेन कारण है वो चाइना है। सो काफ़ी ज़्यादा देश चाइना से इस टाइम पे चिढ़े पड़े हैं बिल्कुल भी। इसके अलावा रिलायंस जियो ने एक और मुकाम हासिल कर लिया है। अभी मैंने आपको बताया था कि फोर्ब्स ने जो वर्ल्ड के रिचेस्ट जो सूची होती है बिलियनियर्स की वो जारी की थी, जिसमें रिलायंस जो है वो, यानी मुकेश अंबानी जो थे वो 6 नंबर में थे, बट मुकेश अंबानी ने एक और स्टेप और कर लिया है, वो अब आ गई है रिलायंस जियो की कंपनी जो है वो 5th नंबर पे आ गई है पूरे वर्ल्ड में। सो ये थोड़ी सी अपडेट है, तो इसे आप ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में आयोजित G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भाई जो G20 डिजिटल इकोनॉमी की जो मीटिंग हुई थी उसमें भारत के जो प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, वो कौन थे? द आंसर इज ऑप्शन सी, रविशंकर प्रसाद, जो कि हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री हैं। इस बैठक में पूरे मतलब जो देश शामिल हुए थे उन्होंने अर्थव्यवस्था के ऊपर डिस्कशन किया था, क्योंकि कोविड के चलते काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्था को हर देश के नुकसान हुआ है। तो ये इकोनॉमी पे जो है वो इस टाइम पे मतलब बात आपस में की है कि भाई किस तरीके से हम सुधार इकोनॉमी को सकते हैं अपने अपने देश की। सो इसमें भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो रविशंकर प्रसाद थे। सो आंसर ध्यान रखना, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमारे यहीं पे फिनिश होते हैं। एंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीएस के क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी, इसलिए मैंने आपको वो भी कराना शुरू कर दिया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड इज लोकेटेड इन, मतलब पूरी दुनिया का जो सबसे ऊंचा हॉकी ग्राउंड है वो कहाँ पर है? वो है शिलारो में। द आंसर इज ऑप्शन बी, शिलारो जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और ये जो ग्राउंड है ये सी लेवल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर है, ठीक है। और सबसे ऊंचा मतलब दुनिया का सबसे टॉप पर जो है वो ये हॉकी ग्राउंड बना हुआ है। तो ध्यान रहेगा, शिलारो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है शिलारो, वहाँ पे है। सो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द कॉमनवेल्थ गेम स्टार्टेड फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री, जो कॉमनवेल्थ गेम है उनकी स्टार्टिंग कौन सी कंट्री से हुई थी? सो ये स्टार्टिंग हुई थी कनाडा से, मतलब कनाडा में सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम की स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे सबसे पहले खेले गए थे। और कब खेले गए थे? 1930 में खेले गए थे। कनाडा में भी एक जगह है हैमिल्टन, वहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम जो है वो सबसे पहले आयोजित किए गए थे, यानी स्टार्ट हुए थे। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे वो कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन सी, गणेश वासुदेव मावलंकर। शॉर्ट में आपको जीवी मावलंकर भी लिखा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इन्हीं का ही फुल फॉर्म है। तो इनका पूरा नाम जो है वो गणेश वासुदेव मावलंकर है, और ये सबसे पहले हमारे स्पीकर थे लोकसभा के। इनका जो मतलब टाइम पीरियड था वो 1952 से लेके 56 तक था। द आंसर इज क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विद भूटान। भाई भूटान हमारा पड़ोसी देश है, यानी हमारी नेबर कंट्री है। सो भूटान के साथ हमारे देश में कितनी स्टेट्स की जो बॉर्डर है, यानी कितने स्टेट्स की सीमाएं हैं जो भूटान के साथ लगती हैं? 2 स्टेट की, 3, 4 या 5? तो भूटान के साथ हमारे देश की 4 स्टेट की सीमाएं लगती हैं। कौन कौन सी ये भी सुन लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, सेकंड असम, इसके बाद है थर्ड वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, एंड फोर्थ जो लगती है वो सिक्किम की लगती है, ठीक है।
ये 4 राज्य हैं भारत के जिनकी सीमाएं जो है वो भूटान के साथ लगती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि ये बताना है कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री कितनी है, मतलब इंडिया के पड़ोसी जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, कितने हैं, उनका नाम जरूर बताना है। तो ये आपका जो कमेंट होमवर्क है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट किया करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी अगर आपका कमेंट बिल्कुल सही है। और कोई भी गलती होगी तो वहाँ से आप अपनी गलती को भी सुधार सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। सो जितनी चीज़ें आपको होमवर्क में दी जाती हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, KYC इज़ पॉसिबल ओनली फॉर दोज हु हैव। भाई जो इलेक्ट्रॉनिक KYC होती है वो पॉसिबल किसके लिए होती है? जिसके पास पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है या फिर आधार नंबर है। तो अगर आपने कभी KYC करवाई है, करी है, जैसे पेटीएम में KYC की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आपको आधार नंबर जरूर डालना होता है। तो अगर आपके पास आधार नंबर है तभी आप KYC कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। अब तो वैसे भी आधार नंबर हर चीज़ में एक ज़रूरी हो गया है, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट क्यों ना हो, वहाँ पे भी आपको अपने अकाउंट को आधार से लिंक करना है। सो KYC तभी पॉसिबल होगी जब आपके पास आधार नंबर होगा। तो 5th क्वेश्चन का है आंसर नंबर D। तो देखिए स्टैटिक जीएस के अगर आप देखोगे तो हर एक फील्ड से क्वेश्चन लिए जाते हैं ताकि आपकी ना प्रैक्टिस होती रहे इन चीज़ों की भी करंट के साथ साथ, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। आई होप से सभी को ये पसंद आया होगा, मेरे वीडियो का न्यू फॉर्मेट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आप सजेशंस दे सकते हैं अपने जो भी आप देना चाहते हो, एंड होमवर्क जो आपको दिया जाता है उसको ज़रूर अटैम्प्ट करें होमवर्क को। सो चलिए गाइस, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं सो थैंक यू सो मच, पूरी वीडियो ज़रूर देखें एंड सभी के साथ आप शेयर ज़रूर करें हमारे चैनल को। एंड प्लीज़ जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है, सो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। तो चलिए गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक एंड प्लीज़ स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।